हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। अब आपको पता होगा कि अब तक हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी बायो के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि बायोलॉजी में क्या क्या होता है, पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जनन होता है, यानी इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। अब पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स के बारे में, क्योंकि ये जो साइंस हो गया इसमें तीन चीज़ें मिक्स होती हैं। इसमें केमिस्ट्री भी होती है, साइंस भी होती है, फिजिक्स भी होती है और बायो भी होती है, मतलब सबका मिक्सअप होता है इसके अंदर। तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, और केमिस्ट्री से भी आते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में आज हम 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी पूरे 200 क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ, जो आपको मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, फिजिक्स के, साइंस के, केमिस्ट्री के, इन सब के ना ई बुक है जो वो आपको परचेज़ करनी होगी। वो कहाँ से मिलेगी आपको? लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप हमसे हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए पर्सनली बोल रही हूँ ई बुक के लिए, क्योंकि एक बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं, यानी उनकी लैंग्वेज अच्छी है, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसलिए आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी ना होता है कि एक बार पढ़ लिया और हम बस हमें याद रहता है, तो कम से कम 2-3 बार तो रिपीट करना ही होता है। तो इसके लिए आपको ई बुक को इसे ज़रूर परचेज़ करना होगा। तो आपको लिंक मिल जाएगी, नंबर हमारे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी कुछ पूछना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हमारे साइंस के क्लियर हो चुके हैं, यानी जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन हमने 600 प्लस कर लिए हैं, और फिजिक्स का ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम 600 प्लस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, यानी जो आज का पार्ट स्टार्ट होगा वो 501 से स्टार्ट होगा। इसके बाद से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ई बुक परचेज ज़रूर करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है 501 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे होता है? जो पृथ्वी की जो आयु होती है, उसके जो निर्धारण होता है वो किस विधि से होता है? तो कोई की यूरेनियम विधि। नेक्स्ट आएगा, सौर ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा के अंदर में चेंज करने के लिए किस सेल का यूज होता है? तो वो सेल कौन सा होता है? वो होगा प्रकाश वोल्टीजीय सेल। नेक्स्ट आएगा, कुलिज नलिका का प्रयोग किसका उत्पन्न में करते हैं? जो कुलिज नलिका होती है उसका यूज करते हैं सूक्ष्म तरंगों को जांच करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट आएगा, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है, क्यों? अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स किरणें होती हैं, वो उनका तरंग दैर्ध्य क्रिस्टल के जो अपमाण होते हैं ना, अपरमाणु होते हैं, उनकी दूरी के प्रमाण के कोटि समान होते हैं, यानी बिल्कुल एकदम समान समान ही होते हैं। इसीलिए एक्स किरणों का यूज किया जाता है किसी भी क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आता है, कौन सी तरंगे होती है जिनको विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं कहते? तो कौन सी होती हैं? कैथोड की किरणें हो गई फर्स्ट, फिर होंगी कैनोल तिरंगे सेकंड, फिर होंगे अल्फा किरण थर्ड, फिर आएंगे बीटा किरण, फिर आएंगे ध्वनि तरंग या फिर पराश्रव्य तरंगे। यानी इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहते हैं। क्लियर? काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको मैंने बता दिया अच्छे से। नेक्स्ट आएगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी होती है गहराई के लिए? ये होती है पैरासोनिक, जो पराश्रव्य तरंग होती है ना, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, उनको बोलते हैं। समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का ही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से दूध लंबे टाइम तक चलता है और खराब नहीं होता है। क्लियर? यदि मैक की संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। यदि मैक की संख्या 1 होगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो उसे बोलेंगे सुपरसोनिक। सुपर बोलेंगे 1 के लिए और हाइपर बोलेंगे 5 से अधिक के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आएंगे, वे तरंगे जो किसी
पदार्थ के माध्यम से संचरित होते हैं, यानी वो पदार्थ ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी, यानी कोई सा भी पदार्थ हो सकता है। तो इसके माध्यम से वो प्रवेश करती है, संचरित करती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं यात्रिक तरंगे। नेक्स्ट आएगा, अव्यक्त विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके की थी? हर्सले ने की थी। नेक्स्ट आएगा, अव्यक्त तरंग जो विकिरण होती है उनकी तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो कितना होगा? 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर सेकंड से लेकर 10⁻3 मीटर सेकंड तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। नेक्स्ट आएगा, कितनी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें सूक्ष्म होती है? यानी सूक्ष्म लघु के बारे में पूछ रहा है। तो कब से स्टार्ट होती है सूक्ष्म? तो होती है 10⁻3 से लेकर 10⁻2 मीटर तक सूक्ष्म होती है, इसके बाद सब लघु हो जाती हैं। नेक्स्ट आएगा, संकेत भेजने के लिए, कीमती कपड़ों के लिए, वायुयान के लिए, फिर गाड़ियों की सफाई के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? यानी तरंग के माध्यम से भी ये सब कार्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए किस तरंग का यूज होता है? तो वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी पराश्रव्य तरंगें होती है जिनकी से हम संकेत भेज सकते हैं, कीमती कपड़ों की सफाई कर सकते हैं, वायुयान की सफाई कर सकते हैं, गाड़ियों की सफाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाल जाते हैं तो क्या बन जाता है? यानी एक जर्मेनियम की जाली है, उसमें आर्सेनिक परमाणु को डाल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाह्य सेमीकंडक्टर, जो कि एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा, एक सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? जो एक सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होगी? असीमित। नेक्स्ट आएगा, वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह के संचार के लिए प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है? वो होती है रेडियो तरंगे, जो कि चुंबकीय तरंगे की उपग्रह के लिए संचार के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आएगा, प्रथम तापीय वाल्व का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? जो तापीय वाल्व होता है ना, तो उसकी खोज या फिर आविष्कार किसने किया था? किसने था? जे.एम. फ्लोइंग ने किया था, जो कि एसएससी के अंदर आया क्वेश्चन है, प्रथम तापीय वाल्व। नेक्स्ट आता है, एक्स किरणों का भेदन की क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? जो एक्स किरणें होती हैं इनमें जो भेदने की क्षमता होती है वो कैथोड या फिर एनोड के बीच में विभवांतर लाकर इनकी जो गति होती है इनको हम बढ़ा सकते हैं, किरणों की जो होती है ना उनको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आएगी, रडार सिस्टम के लिए कौन से तरंगों का यूज किया जाता है? दूसरी कौन से होता है? वो होती है माइक्रोवेव, यानी सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है रडार सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आएगा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? तो लेजर से क्या उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच में अपेक्षित गति से विरोध करने पर जो घर्षण बल होगा उसे क्या बोलते हैं? जो इन दोनों जो घर्षण बल जो लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे श्यान बल। क्लियर? नेक्स्ट आएगा कि शांता किसका उदाहरण है? जो शांता होती है वो किसका होगा? वो केवल ओनली गैस और द्रव का उदाहरण होता है शांता। नेक्स्ट आएगा, एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? जो एक माइक्रोफोन होता है वो 10⁶ मीटर के बराबर होता है, जो कि एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा, किसमें शांता नहीं होती, यानी किसके अंदर शांता नहीं होती? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि द्रव और गैस में शांता होती है, इसका मतलब कि ठोस के अंदर नहीं होती है। अब आ गया, गैस में शांता द्रव में अधिक होती है, क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर कम होती है, गैस के अंदर ज़्यादा होती है शांता। नेक्स्ट आता है, शांता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या बोलते हैं उसे? डेकाप्लाइज या फिर प्लाइज या फिर पास्कल सेकंड। इनके तीन आपको नाम बता दिए। डेकाप्लाई भी हो सकता है, प्लाइजेली भी हो सकता है, फिर पास्कल सेकंड भी हो सकता है शांता का एसआई मात्रक। क्लियर? नेक्स्ट आता है, जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, क्योंकि वो गिरती है तो स्टार्टिंग में उसका वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी जो नियत वेग होता है उससे घटने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीमांत वेग। नेक्स्ट आएगा, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक द्रव कोण उसी बिंदु से गुजरता है, यानी जो प्रत्येक द्रव होता है उसका प्रत्येक कोण से ही उसी कोण से बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था, तो उसे क्या बोलते हैं? यानी कोई भी ऐसा द्रव होता है, ऐसा प्रवाह होता है कि जो सारे जो कोण होते हैं ना उनके एक ही कोण से गुजरते हैं, यानी पहले वाला जहाँ निकलेगा सेकंड वाला भी वही निकलेगा, तो उसे कौन सा बोलते? उसे बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। क्लियर? नेक्स्ट आएगा कि धारा रेखीय प्रवाह का महत्व क्या है, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है?
होती है क्रांतिक वेग की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आएगा, किसी बर्तन से भरे हुए पानी का ऊपर बर्फ में तैर रहा होता है, तो बर्फ को पूरे को पिघल जाने के बाद पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा? यानी आप किसी भी बाल्टी भरी पानी में बर्फ डाल देंगे तो वो ऊपर आपको तैरती हुई नजर आएगी, लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तो उसके स्तर पे क्या असर पड़ेगा? तो पानी के स्तर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि जब बर्फ गिरी तो उसका मतलब पहले जो जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा, तैरती हुई वस्तु में विस्थापित द्रव गुरुत्व केंद्र के क्या कहते हैं? यानी कोई वस्तु है जो तैर रही है तो उसका विस्थापित द्रव होता है जो गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र। क्लियर? नेक्स्ट आता है, बोल्टिंग पेपर में स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों? जो बोल्टिंग पेपर होता है वो स्याही को तुरंत ही सोख लेता है, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, केसव नली की तरह कार्य करते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो केसव नली के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो बोल्टिंग पेपर होता है ना वो जल्दी ही सोख जाता है, सूख जाता है। नेक्स्ट आता है, वर्षों के बाद किसान अपने खेतों में जल्दी से जुताई कर लेते हैं, क्यों? जो वर्षा आती है उसके बाद में किसान अपने खेती की मतलब बुलाई में लग जाते हैं, क्यों? ताकि मिट्टी जो केस नलियाँ होती है ना वो टूट न जाए, जब पानी के ऊपर ना आ सके, मिट्टी की नमी बनी रहे। इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है कि मिट्टी की नमी बनी रहेगी तो कोई भी बीज डालेंगे तो जल्दी से मतलब विकास कर लेता है। नेक्स्ट आएगा, गरम सूप का स्वादिष्ट क्यों लगता है? यानी कोई भी चीज़ होती है वो गरम अच्छी लगती है, ठंडी नहीं लगती है, तो किसकी वजह से? क्योंकि जो गरम द्रव होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जो जीव के ऊपर सभी भागों पे अच्छी तरह फैल जाता है, और ठंडा होने के बाद वो एक जगह ही रहता है, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है, द्रव में दाब किसके बराबर होता है? कि द्रव के अंदर जो दाब होता है वो किसके बराबर होगा? बिंदु की गहराई, द्रव का घनत्व, गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर, यानी पी एच मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई जी, यानी सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा उसके बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ता है और दाब का गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? यानी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन तो बढ़ गया, लेकिन दाब बढ़ाने पर जो उसका गलनांक होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उस पे जो गलनांक होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? क्योंकि देखो, गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ ही रहा है, तो गलनांक भी अपने आप बढ़ जाएगा, जैसे कि मोम या फिर घी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी द्रव जो क्वथनांक होते हैं दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? तो क्या होता है, जो जितने भी क्वथनांक होते हैं उनमें दाब बढ़ता है तो उनका जो क्वथनांक होता है ना वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है, गर्म करने पर जिस पदार्थ में आयतन घट जाता है तो बर्फ दाब पड़ने पर उसका गलनांक क्या होता है? तो क्या होगा, पदार्थ का आयतन घटेगा तो दाब बढ़ाने पर भी उसका जो गलनांक होगा वो कम ही होगा, क्योंकि आयतन घट रहा है, इसकी वजह से अगर दाब बढ़ भी जाएगा ना तो भी गलनांक कम ही होगा, जैसे कि बर्फ। क्लियर? नेक्स्ट आता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगता है वह कौन सा बल होता है? यानी द्रव का वह गुण जिसकी वजह से वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, तो वह कौन सा बल होता है? उसे बोलते हैं उत्प्लावक बल या फिर उत्प्रेक्ष बल। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? जो उत्प्लावक बल होता है वो द्रव की डूबी हुई पिंड के आयतन के द्रव के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 537, पिंड का जब द्रव पूर्ण तरह डूब जाता है तो उत्प्लावक बल पर का मान क्या होगा? यानी जब उसका पिंड पूरी रूप से डूब जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 538, स्थिर द्रव में के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? जैसे कि कोई स्थिर द्रव होता है उसके भीतर जो बिंदु पर जो दाब होता है वो प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। क्लियर है? किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? किसी भी बिंदु के ऊपर जो द्रव का दाब होता है द्रव के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? जो एक जूल होता है उसके अंदर 0.24 कैलोरी होता है, यानी एक जूल के अंदर। नेक्स्ट आता है, जो प्लांक का नियतांक कितना होता है? जो प्लांक का नियतांक कितना होगा? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है प्लांक का नियतांक। क्लियर? अब आता है, जो एक एंगस्ट्रोम होता है उसमें कितने मीटर होते हैं? तो कितने मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रोम के अंदर? 10⁻10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रोम के अंदर। अब आता है,
एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? जो एक जूल होता है उसमें कितने अर्ग होते हैं? 10⁷ अर्ग। क्लियर। अब आता है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? जो भौतिकी होती है इसमें चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टाइन ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया है? जो विद्युत धारा होती है इसमें जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो सबसे पहले आर्स्टेड द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आएगा टैकोमीटर का प्रयोग किस मापने में किया जाता है? जो टैकोमीटर होता है उसको घूर्ण गति के मापने में यूज किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु समय के अंतरालों में सही सही मापने का में किसका यूज किया जाता है? यानी बहुत कम टाइम में के अंतराल के अंदर सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा उड़ान अभिलेखी किसकी तकनीक का नाम है? जो उड़ान अभिलेखी है उसका क्या होगा? काला बॉक्स उसका तकनीक का नाम होगा उड़ान अभिलेखी का। नेक्स्ट आएगा व्हीट स्टोन ब्राइट में से क्या मापा जाता है? तो उससे प्रतिरोध की को मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा एक उड़ते हुए चक्र के प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? यानी एक उड़ता हुआ चक्र होता है यानी चक्का होता है उसके प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापा जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाएगा, जो कि आरआरबी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी ऐसा उपकरण बताइए जिसमें सूर्य की किरणों को मापते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है वाहनों में जो कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है उसको किसके लिए किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किया जाता है वाहनों में कार्बोरेटर का यूज। अब अगर आपसे कोई वैसे भी पूछ ले ना कार्बोरेटर का यूज क्यों होता है तो आप वैसे भी बता दोगे कि हवा के साथ जो मिश्रित होते हैं ना उसके लिए किया जाता है कार्बोरेटर का यूज। नेक्स्ट आएगा वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? जो वर्षा होती है उसमें कितनी % अम्लता होती है उसको pH मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट आता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो डीजल इंजन होता है रूडोल्फ ने किया था, जो कि एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है एक टेलीविज़न का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? यानी एक टेलीविज़न हो गया तो उसका स्विच ऑन कर देंगे तो एक दृश्य तुरंत प्रारंभ होता है लेकिन श्रव्य के बाद सुनाई नहीं देता क्योंकि जो प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा में वेग कम होता है। क्लियर। जैसे स्विच ऑन कर देंगे तो क्या क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाएगा, जो हम सुनते हैं ना आवाज़ वो बाद में आती है। क्योंकि आती है उसका जो वेग होता है ना वो कम होता है, धीरे चलता है, इसकी वजह से दिखाई तो पहले देता है लेकिन सुनाई बाद में देता है। नेक्स्ट आएगा एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? जो एक डोमेन होता है उसकी होती है 10⁸ से लेकर 10⁻21 तक होती है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट आएगा लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर जो परमाणु की संख्या अति सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं डोमेन। और एक डोमेन में कितने होते हैं? 10⁸ से लेकर 10⁻20 तक परमाणु होते हैं। क्लियर। अब आता है विद्युत चुंबक को गर्म लोहे से क्या बनाए जाते हैं? जो विद्युत चुंबक होता है उसका जो नरम लोहा होता है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं? अति चुंबकीय प्रवृत्ति यानी अधिक धारण क्षमता के कारण हम उसे नरम बना सकते हैं यानी और चीज़ों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षा आर्द्रता में क्या होता है? यानी तापमान में वृद्धि होगी जो आर्द्रता में घट जाएगी। अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो तापमान में कटौती हो जाएगी। नेक्स्ट आता है किसी द्रव में वाष्पीकरण होने का उपयुक्त तापमान मतलब जो उच्च तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो घटता है जिसकी वजह से उसमें वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट आएगा थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डिवोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मल फ्लास्क में किसमें ऊष्मा का क्षय को रोका जा सकता है? तो चालन हो गया, संवहन हो गया, विकिरण हो गया, इन सबको इसमें रोका जा सकता है। नेक्स्ट आएगा नदी नालाब जो नदी हो गई, तालाब हो गए, समुद्र में जो पानी अधिक सुचालक होता है वो किसकी वजह से होता है? जो समुद्र का पानी होता है ना वो सबसे होगा सुचालक। यानी एक तो आप नदी का पानी ले लो, एक तालाब का ले लो, एक कुएं का ले लो, एक समुद्र का ले लो, तो सबसे सुचालक कौन होगा? वो होगा समुद्र का पानी। क्लियर। नेक्स्ट आएगा
ऊष्मा के संचरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती? तो सेवन विधि की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है वो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बल होता है उसका गुणनफल क्या होता है? एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण इनका गुणनफल होगा बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंड में चुंबक के बारे में बताइए। जो दंड होता है इसमें चुंबक के बारे में बताइए, वो क्या करता है? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुबलव काटा जाता है तो दो नए दंड का चुंबक बन जाते हैं। यानी कोई भी चुंबक है तो उसको उसके अक्ष के अकॉर्डिंग काटते हैं ना, तो उसके अंदर से दो नए चुंबक बन जाते हैं। अगर गलत काट देंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, एक समान चुंबक क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो समान चुंबक में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तभी वो आपस में जुड़ेंगी, वरना नहीं जुड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दिक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो दिक सूचक का प्रयोग जो ना चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबकीय ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए करते हैं दिक सूचक का प्रयोग। देखिए चुंबक में उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय ध्रुवता को और दिशा को, यानी तीन चीजों को मापने के लिए दिक सूचक का यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोहा होता है उसका क्यूरी ताप होता है तो कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का क्यूरी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी का एक बहुत ठंडा चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? क्योंकि जो चुंबक का जो होगा वो किसे होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो जो किसी प्रकार से कार्य करेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, जो कि एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया ये तो। नेक्स्ट आएगा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरे ध्रुव पर क्या कहलाएगा? यानी कोई भी चुंबक है तो उसका जो ध्रुव, अगर तीसरा ध्रुव हो, पहले तो दो ही होते हैं, अगर तीसरा हो तो उस तीसरे को हम क्या कहेंगे? तो बोलेंगे परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? हमने सुना होगा कि ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो लेकिन पूछ ले कि क्या होते हैं तो आप उसे क्या बताओगे? तो वो एक प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता होती है जो घटाने और बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक यंत्र होता है। यानी ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती होता है ना, तो एसी को की जो वोल्टता होती है उसको घटाने बढ़ाने के लिए कार्य करने वाला एक साधक होता है, यानी एक यंत्र होता है ट्रांसफॉर्मर। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? ये भी पूछ सकते हैं। तो किस पे करता है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्रुवों के नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों का जो नमन कोण होता है उसका होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई अक्ष पर भौगोलिक अक्ष कितना डिग्री का कोण बनाती है? यानी एक मुक्त रूप से लटकी हुई सुई है तो अपने अक्ष के ऊपर वो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? कितने बनाएगी? 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो किसके द्वारा किया था परमाणु बम का विकास? जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा किया गया था परमाणु बम का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स हवाई जहाज का आविष्कार किया था राबिट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? जो डायनामाइट होता है उसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी मात्रक जड़त्व की माप होती है? जो ऐसी कौन सी मात्रक होती है जो कि जड़त्व की माप होगी? वो कि द्रव्यमान ही होती है जड़त्व की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता अधिकतम सीमा है जो व्यक्ति सुन सकता है? तो डेसिबल के अंदर जो एक व्यक्ति है नॉर्मल 95 डेसिबल की आवाज़ें सुन सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। नेक्स्ट आएगा, उत्तल दर्पण की प्रत्येक दिशा में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? यानी एक उत्तल दर्पण है जिसके ऊपर प्रत्येक दिशा में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से पीछे बनेगा। क्लियर? सीधा बनेगा, क्लियर, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? यानी किसके बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 मीटर मतलब न्यूटन के बराबर होगा 1 किलो जो राशि का वजन। नेक्स्ट आएगा,
एक फैदम किसके के बराबर क्या होता है? जो एक फैदम किसके बराबर होगा? 1.18 km के बराबर, किलोमीटर के बराबर होता है एक फैदम। नेक्स्ट आता है तेल के बैरल लगभग किसके बराबर होते हैं? जो तेल होता है उसके जो बैरल होते हैं वो 159 लीटर के होते हैं। जो गाड़ियों में जो तेल के जो बैरल लगे होते हैं वो 159 लीटर के होते हैं। नेक्स्ट आएगा एक समुद्री मील मीटर के बराबर होती है। तो एक समुद्री जो मील होती है वो 1852 मीटर के बराबर होती है। अब आता है एक मील किसके बराबर होती है? तो 1.61 किलोमीटर के बराबर होती है एक मील। नेक्स्ट आता है एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? अब आगे एक नैनो सेकंड की बात, तो एक नैनो सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 सेकंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक मेगावाट में के बराबर होता है। जो एक मेगावाट होता है वो किसके बराबर होगा? वो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जूल के बराबर होता है एक मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो एक डेका लीटर होता है वो के बराबर होता है? जो डेका लीटर होता है वो 10 लीटर के बराबर होता है एक डेका लीटर, जो कि एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है फिजिक्स से। यानी आप ये देखकर ये समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यानी अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन आया इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। टोटल 2000 क्वेश्चन को करवाने की ठान रखी है, तो इसके लिए आपको इस ई बुक को ज़रूर परचेज करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इला मजेंटा पिकॉक नीला रंग किस श्रेणी में आता है? यानी एक तो मैजेंटा कलर हो गया, एक पिकॉक यानी जो पिकॉक की जो गर्दन होती है ना नीले रंग की, वो कलर किस श्रेणी में आता है? तो ये आते हैं द्वितीयक श्रेणी में। फर्स्ट में कौन से आता है? लाल नीला, मतलब लाल नीला और हरा आता है, लेकिन ये पिकॉक नीला है, तो ये किस में आएगा? सेकंड श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट आएगा लाल कागज से हरा रंग प्रकाश डाला जाए तो कैसा रंग दिखाई देगा? यानी एक लाल कागज है जिसके ऊपर लाइट से हम हरा रंग से प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि रेड से काला हरे से मिलेगा तो वो काला ही नजर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आएगा पीले कागज से लाल किरणों को देखा जाए तो कैसे दिखाई देगा? तो अगर पीले कागज से हम लाल किरणों को देखेंगे तो भी वो काला ही नजर आएगा। अगर नीले कागज से हम हरे रंग को देखेंगे तो भी वो काला ही नजर आएगा। इसमें एक बात समझ में आई आपको? चाहे कोई कैसा भी कलर डाले नजर आपको काला ही आएगा। तो आपको मतलब ये आई थोड़ा सा ट्रिक हो गई ना एग्जाम को मतलब कि क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट आएगा माप तोल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? जो माप तोल होता है उसका होता है रेडियन होगा एसआई मात्रक। अब आएगा माप तोल का आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आयतन का क्या हो जाएगा? घन मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मापतोल क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? जो मापतोल होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका जो एसआई मात्रक होगा वो वर्ग मीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूर दूरस्थ वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई दूर वस्तु है तो उसके तापकरण को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विद्युतीय यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी जो विद्युतीय या फिर ताप के लिए जो कंपन होता है उसको जो चित्रित ग्राफ होता है उसको बोलते हैं ऑसिलियोग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बारीक तारों के व्यास को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जो बारीक तार होते हैं उसके व्यास को नापने के लिए स्क्रूज का मतलब जो होते हैं ना स्क्रूज होते हैं उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का यूज होता है? उसको बोलते हैं गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं की गति को चेक करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट आएगा किस यंत्र के इस्तेमाल से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं? यानी पानी सतह पर किसकी वजह से ज्ञात कर सकते हैं? तो होते हैं ग्रेविमीटर की वजह से पानी में तेल की सतह को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रही हूँ 332 मीटर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? यानी अवतल दर्पण है अनंत पर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है तो वास्तविक होगा, बहुत छोटा होगा और उल्टा दिखाई देगा। क्लियर? अब आ गया अवतल दर्पण की बात है, जैसे कि अवतल दर्पण के बारे में पूछ लिया,
वस्तु को फोकस पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब की आवृत्ति कैसी होगी, वो भी वास्तविक होगी, बहुत बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा। इसमें छोटा था, इसमें बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फोकस पे रखा गया और ये अनंत पर रखा गया, सिर्फ इस बात का फर्क हो गया, सब कुछ सेम सेम ही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण पे किसी वस्तु को फोकस तथा वक्रता के बीच केंद्र में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो वैसा ही बनेगा, अरे अनंत पे रहेगा तो छोटा बन जाएगा। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण के किसी वस्तु पर फोकस तथा ध्रुवों के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब बात करते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में रखने की, तो आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। अब तक उल्टा बन रहा था लेकिन अब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है जब किसी ध्वनि स्रोत में श्रोताओं के बीच में अपेक्षित गति से होती है तो श्रोताओं की ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति में अलग सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? यानी जैसे कि कोई जागरण वागरण होता है तो जो एक ध्वनि स्रोत में जो गायक होती है उसकी आवाज़ में और जो सुनने वाले होते हैं उसकी में एक अलग ही सुनाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, किसकी वजह से होता है, वो डॉपलर के प्रभाव की वजह से हमें अलग सुनाई देती है। क्लियर। ये देखो मैंने आपको आज फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट करा दिया है, कल से हम केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे। यानी साइंस कंप्लीट होगी, फिजिक्स कंप्लीट होगी, अब बच गई हमारी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को भी हम जल्द ही क्लियर कर लेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो प्लीज़ आपको ज़रूर इस ई बुक को परचेज़ करना चाहिए। नंबर भी आपको स्टार्ट में दिए गए हैं, कुछ डाउट हो तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।